तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट डिग्री क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स से, फर्स्ट डिग्री मतलब इसकी पावर 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है। इससे पहले जो आपने एक्सरसाइजेस करी थी ना, उसमें आपके पास क्या था, जनरल सोल्यूशन आपके पास गिवन था। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन से आप क्या बना रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर बन रही हो सेकंड ऑर्डर बन रही हो, वो इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कॉन्सेप्ट क्या था, जनरल सॉल्यूशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। बट अब क्या करना है आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपको उससे क्या बनाना है, जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में होती है, डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में होती है। तो ऑटोमेटिकली जो जनरल सॉल्यूशन होता है, आपको ये तो पता ही है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म नहीं होते, वाई एंड एक्स के टर्म्स होते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वाई और एक्स के टर्म्स में, इंटीग्रेट करके प्रॉपर इंटीग्रेशन होगी। यानी कि अगर आप देखो, अभी आपको याद हो आपने जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बनाया था, डिफरेंशिएट करके। बट अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, हम इंटीग्रेट करके बनाएंगे उसको। तो अब देखिए हम लोग ये प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे हम सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना आपका, बेटा ये दो एक फंक्शन होगा जो x का भी होगा y का भी होगा। मतलब उस फंक्शन के अंदर x के वेरिएबल्स भी होंगे, y के वेरिएबल्स भी होंगे। हमें पता है क्या करना है, मान लो ये जो f ऑफ x x कॉमा y है, इसके अंदर दो फंक्शंस है, एक है y का फंक्शन सेपरेटली और दूसरा है x का फंक्शन। ठीक है ये जो f ऑफ x y है, इसके अंदर ये दो फंक्शंस है, y का अलग x का अलग। तो आपको बस एक एक प्रोसीजर पे ध्यान देना है यहाँ पे, जो y के वेरिएबल होंगे ना, उसको y की साइड लेके आना है। यानी कि ये बन जाएगा dy बाय h ऑफ y, और ये dx को उधर ले जाओ, dx अपॉन g ऑफ x। ऐसा आपने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे, अगर आपको याद हो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमें जैसे dx चाहिए होता है या dy चाहिए होता है, वो टर्म है। और यहाँ पे सिर्फ y के टर्म्स ही प्रेजेंट होने चाहिए जहां पे dy लिखा है, राइट। और इस साइड में दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना पड़ेगा आपको। इसको दिमाग में बिठा लो, y वाले टर्म्स dy के साइड में जाएंगे, x वाले टर्म्स क्या कहते हैं dx वाले साइड में जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसका इंटीग्रेट करके आपका कुछ भी आ सकता है आंसर। मान लें यहाँ पे लेट कर लिया एच वाई, मतलब कोई भी फंक्शन आया y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज का ध्यान, आप इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कर रहे हो ना, तो प्लस c1 हो जाएगा। इस साइड में क्या आएगा, g ऑफ x मान लो आ गया सॉल्व होके, यहाँ पे आ जाएगा c2। अब आप c1 और c2 को एक जगह लिख लो, तो आप एक तरह से उसको ये ले सकते हो, प्लस c। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये g ऑफ x तो यार ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये dx को इधर लेके गया हूं ना मैं, तो g ऑफ x इधर है। ये आपका एक जनरल फॉर्म सी मैंने बना दी। अब मान लो g ऑफ x dx का ये इंटीग्रेशन इतना आ गया, कैपिटल G ऑफ x प्लस c2। अब हमें हमेशा क्या करना है, एक ही c कंसीडर करना राइट साइड में, ये दोनों जगह c1 और c2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप इधर का इंटीग्रेट करो, इधर का इंटीग्रेट करो, इसके साथ प्लस c लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को इस वे में सॉल्व करना है। अब देखिए इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं आपकी बुक का, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। तो आप एग्जांपल नंबर 9 में देखिए, आपको निकालना है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 2 माइनस वाई। ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू 2 वो दे रखा है क्योंकि नीचे का टर्म आपका नॉट डिफाइंड ना हो जाए पूरा। ठीक है, अब ये देखिए आपको ये इसी फॉर्म में दे रखा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। तो ये क्या बनेगा, dy बाई dx। इतना आपको मैंने बताया था कि ये फंक्शन एक x का अलग है, y का अलग है, दोनों सेपरेट है। ये y वाला फंक्शन है, ये x वाला फंक्शन है। अब आपका काम क्या है, y वाले फंक्शन को y की जगह लेके जाओ, इसको आप इधर लेके जाओ, इसको आप इधर लेके जाओ। तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ये x प्लस 1 dx। देखो ऐसे ही किया बिल्कुल, y वाला फंक्शन लेफ्ट साइड में
अब ये मत सोचना सर ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में था ना, तो ये डिनोमिनेटर में, इस साइड में ये डिनोमिनेटर में y वाला, तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। तो 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको C1 ले लेना बेशक, क्योंकि अभी जब आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो अभी चेंज होंगी चीजें, ठीक है। तो अब आप एलसीएम ले लो, ये कितना बनेगा, 2 4 वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1 अपॉन 2 से 2 हो रहा है कैंसिल। ये 2c1 को एक कैपिटल C लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब आप इसको एक फॉर्म में लेके आओगे तो क्या बनेगा, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको प्रॉपरली लिख लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना, ये है जनरल सोल्यूशन। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ना वो आप अपने आप कर सकते हो, जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 9 किया है। हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो देखो ये एक केस है पर्टिकुलर सोल्यूशन का, पर्टिकुलर सोल्यूशन का केस है। तो देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो मेरे को यहाँ पे आपको एक चीज रिमाइंड करानी है। अभी जो मैंने आपको एक जनरल फॉर्म में कराया था, एक मतलब उसमें ऐसे निकलवाया था कि आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, एच ऑफ एक्स, सॉरी एच ऑफ वाई, जो आपका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो इस फॉर्म में निकलेगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे y का फंक्शन या x का फंक्शन और यहाँ पे c, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बस एक डिफरेंस है, वहां c का टर्म नहीं आता। तो c का टर्म पता है कैसे एलिमिनेट होता है, अगर वो क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे दे और y की वैल्यू दे दे, और आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दो और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आप c की वैल्यू निकाल ही लोगे कोई ना कोई, है ना। जो c की वैल्यू आएगी ना उसको वापस जनरल सॉल्यूशन में अगर आप पुट कर दो तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये जितना भी मैंने आपको बताया इसको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। मेन फोकस क्या रखना है आपको, सी की वैल्यू निकालनी है और जनरल सॉल्यूशन में पुट करनी है। तो एग्जांपल 11 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है ये -4xy² गिवन दैट, आपको यहाँ पे कुछ गिवन है, ध्यान रखना ये गिवन जनरल सॉल्यूशन के बाद ही पुट करना है, पहले गलती से भी कुछ नहीं पुट करोगे आप। x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको अभी भूल जाओ गिवन को, अभी आप नॉर्मली जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बताया था आपको, x के टर्म dx के साथ रखने हैं, y के टर्म्स dy के साथ। तो dx को इधर भेजो, y स्क्वायर को इधर भेजो, तो dy y स्क्वायर, नेगेटिव साइन आपकी मर्जी है, यहाँ रखना चाहो यहाँ रखो, वहां रखना चाहो तो वहां रखो, मैंने यहीं रख दिया, ठीक है। ये आपका बन गया -4x dx। ध्यान दीजिए फिर से, dy के साथ y का फंक्शन रहेगा, x के साथ dx के साथ x का फंक्शन रहेगा, हमें ऐसे अरेंज करना। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। मैंने एक स्टेप को मर्ज कर दिया, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है ये। यानी कि ये क्या बनेगा, देखो y की पावर -2 dy, और ये -4 बाहर ले लो x dx, तो ये बन जाएगा y की पावर -1 ठीक है, इज इक्वल्स टू -4x² बाई 2 प्लस c 1 डाल लो भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, c डाल लो या तो जो भी डालना डाल लो, इसको भी c रख लो, ठीक है। ये कितना आ गया, -4x²/2, और ये आपका सॉल्व हो गया है। अभी ये क्या निकला है बेटा, एक जनरल सॉल्यूशन निकला है, राइट। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, तो अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर आप x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप y की जगह पुट करते हो 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, -4 इंटू इसकी जगह 0 पुट कर लो, तो 0 का स्क्वायर प्लस सी। तो देख लीजिए यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी आ रही है -1, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इस साइड में -1 ही आएगा आंसर आपका। तो ये तो 0 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी, -1। अब इसको बस यहाँ पे पुट करना है आपको, तो ये आपका कितना बन जाएगा, -1/y। इसको देखो y की पावर -1 है ना, नीचे आ गया, और ये -1 को ऊपर लिख दिया मैंने, और ये -4x² बाई 2
प्लस प्लस नहीं, अब यहाँ आ जाएगा -1। सी की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग? -1। अब यहाँ से बस आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो इसकी, और कुछ नहीं। तो ये -1/y, यहाँ से देख लीजिए माइनस कॉमन आ रहा है, राइट? तो आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना है तो तो यहाँ से कॉमन आएगा तो ये कितना बन जाएगा देख लीजिए। पहले एलसीएम ले लो, मतलब सिंप्लीफिकेशन ही करनी है अब तो। -2/2, ठीक है? अब एक सेकेंड, सिंपल एज दैट, ये इससे कैंसिल हो रहा है। -2 यहाँ से आ रहा है, माइनस कॉमन, अंदर आएगा 2x² + 1। माइनस से माइनस हो रहा है बेटा कैंसिल। तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे तो आंसर पूरा मिल जाएगा, लेकिन जनरली लोग y इज इक्वल्स टू निकाल देते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2x² + 1। y इज इक्वल्स टू 1/2x² + 1। अभी देख लीजिए, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई c का टर्म नहीं है, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर c का टर्म प्रेजेंट है। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। अब आप एग्जाम्पल नंबर 12 को देखिए क्या लिखा है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है? इससे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको दे दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है। फॉर्म चेंज भी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। 2x² + 1 dx, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसी दे दी है। तो देखिए अब आपका काम क्या है, एक्स वाले टर्म एक जगह, तो एक्स वालों को एक जगह। अब यहाँ पे कोई वाई का टर्म नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया इतना, एक्स को उधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई। अभी इसको ना पहले सिंप्लीफाई जरूर कर लेना इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो बेटा ये आपको मिल जाएगा लगभग ऐसा, 2/x + 1/x dx। देखो मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है, एक्चुअली ऐसा किया है। इस x से ये x कैंसिल, 2x है, 2 को बाहर, x को यहाँ पे dx। फिर ये जो 1 था, 1/x dx, इसको मैंने कर लिया सेपरेट। अब आप इसको जब आप कहते हैं इंटीग्रेट करोगे, तो देख लीजिए कितना आएगा। ये आएगा 2x² / 2 + log x + c। तो यहाँ पे देख लीजिए log का टर्म भी एक आ जाएगा, राइट? तो 2 से 2 हो रहा है कैंसिल। अभी आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने निकाल लिया जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको बोला है ये जो इक्वेशन आई है ना, ये जो इक्वेशन बनेगी कर्व की, ये पास हो रही है 1,1 से, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो, राइट? तो अब देखिए, y की जगह 1 पुट करिए, x की जगह भी 1 पुट करिए, और ये कितना आपका log 1 + c। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना आ रहा है आपका आंसर। यहाँ पे c की वैल्यू आप देखेंगे कितनी आ रही है। c की वैल्यू देख लीजिए, आई थिंक 1 + 1, अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल, log 1 0। तो c की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, c की वैल्यू आपकी आ गई है 0। तो अगर c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यू। तो आपका आंसर देख लो कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू x² + log x, हेंस डन। अब आप देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है? क्वेश्चंस बेटा वही रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो देख लीजिए एग्जाम्पल 13 में क्या लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इसका मतलब सीधा सीधा उसने आपसे जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये लो इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट भी पूछ लिया, तो यानी एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर आपको याद हो dy/dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, 2x/y²। अब आपका काम वही सेम सिंपल सा है, y² को इधर ले जाइए, dy इंटीग्रेट करिए, वहां पे 2x dx इसको इंटीग्रेट किए, यह आएगा y³ / 3, यह आएगा 2x²/2, इससे कैंसिल हो जाएगा +c। यहाँ बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, इसकी जगह 3 पुट करो, y की जगह 3 का क्यूब, x की जगह -2 का स्क्वायर +c। तो आप देख लीजिए वैल्यू कितनी आती है, ये जब सॉल्व होएगा ये 3 3 से ये 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल्स टू 4 + c, तो c की वैल्यू आ रही है 5। आप बस इसमें पुट कर दो c की वैल्यू, y³ / 3 + x² सॉरी इज इक्वल्स टू x² + 5। आपको इसको ज्यादा सॉल्व करना है तो ज्यादा सॉल्व कर सकते हो सिंप्लीफाई करके, बाकी जरूरत है नहीं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सम टाइप है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ, यानी 1000 रुपीज कितने टाइम में डबल हो जाएंगे, ये आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सोचिए आप, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो बेटा देखो क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है, यानी डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दे रखा है, 5%। 5% ऑफ कोर्स किसका होगा, जो पुराना प्रिंसिपल था, है ना। 5/100 पुराने प्रिंसिपल को ले लो पी, यानी कि पी हो गया यहाँ पे आपका वेरिएबल। और देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल पर ईयर कितना है, 5% ऑफ, देखो 5% किसी ना किसी चीज का तो होगा ना, तो वो यहाँ पे किसका होगा, अगर आपको 5% गेन होता है ना बैंक में पैसा रख के, तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही तो लगता है। तो 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इतना रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करोगे तो डीपी बाई डी आपको मिलेगा 1/20 इंटू पी, या p/20 भी आप कह सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आपका सिंपल है, आप ज्यादा नहीं सोचोगे इसमें, सीधा का सीधा आप जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो जनरल सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा आपका। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 20 के साथ लग जाएगा डीपी, अच्छा सॉरी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये डीपी बाई पी आ जाएगा। आप सोचोगे 20 उधर ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ इतना। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, डीपी बाई पी, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो ये तो आ जाएगा बेटा आपका लॉग पी, और ये कितना आएगा, dt है t/20 प्लस C1 डाल रहा हूं मैं यहाँ पे जाके, राइट। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, आप इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ना लॉग मेरे काम की चीज नहीं है, तो लॉग को ना मैं उधर शिफ्ट करना पसंद करूंगा, राइट। तो देखिए लॉग को मैं कैसे शिफ्ट करूंगा, अगर मैंने लॉग उधर शिफ्ट किया बेटा, वो बनता है e टू द पावर, ये क्या बनेगा आपका, e टू द पावर t20 प्लस इतना। आपको मैंने सिखाया हुआ है, कभी भी लॉग अगर उधर शिफ्ट होता है तो इधर के टर्म्स e की पावर में लग जाते हैं, राइट। इसको आप ये भी लिख सकते हो, e t टू द पावर 20 इंटू e टू द पावर c1, क्योंकि ये बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लग रहा है यहाँ पे। तो p इज इक्वल्स टू आपका इतना आ गया सॉल्व होके। अब आप एक बात सोचिए, क्या ये कांस्टेंट नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट होगा e टू द पावर c1, तो ये आपका बनेगा p, क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा e टू द पावर t/20 इंटू टी, इसको मैंने एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया है। तो यहां तक तो आपका हो गया एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आपको इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लेना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ, यानी कि 1000 रुपए जो है ना वो डबल कब हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका पता है क्या होगा, यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर मेरे पास प्रिंसिपल हो और क्या कहते हैं टाइम की एक ना एक वैल्यू हो। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या बोला, 1000 रुपए। बेटा ये जो 1000 रुपए होंगे ना, ये कब होंगे, एट टाइम स्टार्टिंग में 1000 रुपए, यानी कि व्हेन टाइम इज जीरो, कि जस्ट स्टार्ट ही हुआ है टाइम, तो आपका प्रिंसिपल उस समय कितना होगा, 1000। जब t इज इक्वल्स टू 1 ईयर हो जाएगा ना, तो प्रिंसिपल बढ़ चुका होगा, यानी एक टाइम जीरो पे आपका प्रिंसिपल है 1000, यानी एक वैल्यू तो आपको मिल गई t की और p की रिलेशन में। व्हेन t इज जीरो p इज 1000, ये आपको अपने आप से सोचना था इस क्वेश्चन के अंदर, कि जब टाइम जीरो होगा तो प्रिंसिपल 1000 होगा, तो 1000 प्रिंसिपल को यहाँ पुट करिए, और यहाँ पे टी, ई की पावर ये जीरो कर दोगे ना आप, टी की जगह जीरो पुट करोगे तो ई टू द पावर 0/20 इंटू सी। तो देखो ई टू द पावर अगर ये जीरो आ गया तो 1 ही हो गया, सी की वैल्यू आ गई आपकी 1000। तो देख लीजिए पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू 1000 ई टू द पावर t/20, ये आ गया आपका मेन काम। अब इसमें आपको क्या बोला है, क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन देखिए, ये देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, अब काम होने वाला है। आपको बोला है कितने टाइम में पैसा डबल, तो आप देखिए यहाँ पे P जो है, P कितना होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कह रहा हूं मैं, 2000 कब बनेगा, ठीक है। वो प्रिंसिपल 2000 कब बनेगा,
यानी ये जो P है ना बेटा, ये अमाउंट, ये 2000 कब बनेगा, ये टाइम निकालना है। तो आप इसकी जगह 2000 पुट करके देखिए कितने टाइम में ये 2000 हो रहा है। तो इसकी जगह 2000 पुट किया और ये टाइम की वैल्यू निकालनी है अब आपको। अब आप देख लीजिए टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी। इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये आ गया आपका 2, राइट, ये आपका आ गया 2। अब e की पावर, ये e की पावर t/2 है ना, आपको t निकालना है। तो आप क्या करो, इस e को इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करोगे तो बेटा ये log 2 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका log 2 और बेस e रहेगा, नेचुरल लॉग है, ऊपर भी e था। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा t/20। तो t की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, 20 log e, ये ईयर्स में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आपको मैं एक चीज क्लियर बता देता हूँ, ये जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है ना, इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपकी इंटीग्रेशन अच्छी है तो। अगर आपकी इंटीग्रेशन अच्छी नहीं है तो आप पहले इंटीग्रेशन को अपनी सुधारिए। हेल्प चाहिए तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो इंटीग्रेशन की। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका, कोई भी टॉपिक इंटीग्रेशन का ठीक नहीं है तो आप उसको सुधारिए, क्योंकि ये पूरी इंटीग्रेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज। आपको बस इतना समझना है कि आपको dy के साथ y वाले टर्म्स लेके जाने हैं, dx के साथ x वाला फंक्शन लेके जाना है, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है प्लस सी। प्लस सी को क्या कहते हैं, अगर आपकी क्या कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है तो x और y की वैल्यू आपको दे रखी होंगी। तो जो भी आपका आएगा फंक्शन, क्या कहते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट करना है, इसमें y की वैल्यू पुट करना है, c की वैल्यू जो भी आएगी उसको वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना, तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। बस ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज 9.4 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, इसमें तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, आप लोगों ने सीखा ही हुआ है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बेस्ड है, ये नहीं कह रहा मैं। इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन और है, 13th क्वेश्चन देख लीजिए। कोई 13th क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 to 14 जितने भी क्वेश्चन है, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, cos dy/dx इज इक्वल्स टू a। ठीक है, a एक रियल नंबर है तो यानी कांस्टेंट है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 x, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1, ये दिया है। तो देखिए dy/dx को सेपरेट करना है तो cos को उधर लेके जाना पड़ेगा, बस एक यही इंपॉर्टेंट स्टेप था इसके अंदर और कुछ भी नहीं। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स a। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये बन जाएगा cos इनवर्स a dx। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, उसको उसे इंटीग्रेट करने लग जाएंगे। नहीं, आपको ये इंटीग्रेट नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका ध्यान रखना भाई। क्योंकि कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट के साथ लगता है तो वो कांस्टेंट ही रह जाता है, राइट। तो dy का तो y हो जाएगा, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स a ही रहेगा, dx का हो जाएगा x प्लस c। यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर लीजिए, x की जगह 0। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पे पुट कर लो c की वैल्यू 1। तो आपका आंसर आ रहा है ये cos इनवर्स a प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए जो dx वाला टर्म है इसको राइट साइड में ले जाइए, तो ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहने वाली है, dy जब इसको राइट साइड में लेके जाओगे तो बनेगा माइनस e टू द पावर x tan y dx। और हम रूल के हिसाब से चलेंगे तो y वाले टर्म एक जगह, x वाले टर्म एक जगह, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर y और ये आ जाएगा tan y dy, और ये कितना आ जाएगा माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx। अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। आपको पता है यहाँ पे tan y को t ले लोगे आप, tan y को ले लो t, तो dt बाई dx कितना आता है आपका sec स्क्वायर y dy। तो dt की जगह ये आ जाएगा dt अपॉन 1/t, राइट, इतना आ गया। इसके बाद क्या कहते हैं, इसको देख लीजिए, ये कितना आएगा माइनस, यहाँ पे इसको ले लो t, 1 माइनस e टू द पावर x को t ले लो, तो dt बाई dx आपका आ जाएगा माइनस e टू द पावर x, माइनस वाला भी आ रहा है पूरा पूरा e टू द पावर x dx, ये जा रहा है, इसकी जगह लग जाएगा dt, माइनस साइन बैठ गया 1 अपॉन t, नॉर्मल इंटीग्रेशन। फिर ये आ जाएगा log t इज इक्वल्स टू log t, सॉरी ये t नहीं लेना आप, इसको u ले लेना क्योंकि यहाँ पे t वर्ड यूज कर लिया हमने। तो ये u हो जाएगा, ये भी u हो जाएगा, log u प्लस c। यहाँ पे अब आप log t की जगह पुट कर लो, log tan y इज इक्वल्स टू log 1 माइनस e टू द पावर x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। और कहीं कहीं पे ध्यान रखना, क्वेश्चन को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं वो लोग, लॉग को मान लो इधर ले गए वो,
पता है क्या आ सकता है क्वेश्चन? ऐसे भी आ सकता है, लॉग, आंसर बता रहा हूँ, आंसर की अलग अलग फॉर्म भी बनती है, इतना माइनस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, ये लॉग डिवाइड हो जाएंगे, लॉग tan y अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब ये लॉग को उधर भेज देंगे ना, तो बेटा पता है कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा, इसको ना c1 मान लो, tan y 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर c1, ठीक है, ये एक कांस्टेंट बन गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। तो ये भी आपका आंसर की फॉर्म आ गई, ये भी एक आंसर की फॉर्म आ गई, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर दे रखा है, बैक बैक में जो आंसर्स हैं वो ये है, tan y इज इक्वल्स टू c ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से आपको सोचने लगता है अच्छा ये कहाँ से आ गया, तो बस यहाँ पे नॉर्मली क्या कहते हैं, इसको सॉल्व किया है, लॉग लॉग वाला टर्म सॉल्व करना सीख रहे हैं, दैट्स इट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आपको प्रॉब्लम सब में भी यहाँ पे दिक्कत आती है जो कि एक्सरसाइज के एंड में दे रखे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूंगा उस पर एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए हो, समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।